नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास को रफ्तार देते हुए रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गोरखपुर को आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज के रूप में नया उपहार मिला है, जो गोरखपुर के विकास को रफ्तार देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर तेजी से विकास कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज की सवारी का आनंद भी उठाया। तो आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पर्यटन की सुविधाओं का तो विकास किया ही है। अब तक सड़कें बनती थी, सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन या 8 लेन में, 8 लेन को 12 लेन में। एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, रेलवे की बेहतरीन सुविधाएं होती थी। लेकिन लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में यहां पे लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहां पे कोई भी जल मार्ग की सुविधाएं नहीं विकसित हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी के बीच से रास्ता निकाल दिया। वाराणसी से हल्दिया के बीच में गंगा जी पे इनलैंड वाटरवे बना करके क्रूज सेवा प्रारंभ की गई। और अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके राप्ती नदी, सरयू जी में, यमुना जी में, गंगा जी में, इसमें भी जल यातायात को और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ढेर सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। इस अवसर पर आज गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज से 6 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यहां के बारे में, यहां के किस्सों के बारे में आप सब सुनते थे। आज एक नया पर्यटन का स्थल बना है, चारों ओर से सड़क बन रही है, फुटपाथ बन रहा है। देखिए क्या चमकती हुई लाइट, रात्रि को कोई इधर से गुजरता है या कोई बाहर से देखता है, उसको लगता ही नहीं कि वो गोरखपुर में है। और इन सभी को विकसित करने की दिशा में हम सबका सामूहिक प्रयास निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। उधर कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी के लिए चिंताजनक बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है और ये उनके लिए चिंता का विषय है। कि जिस तरह का परिणाम आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जहां कहीं टीवी पे, अखबार में या और लोगों से जो सुनने का मौका मिला है, सभी ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए वोट दिया। तेलंगाना में बीआरएस की पार्टी की सरकार थी, उसे हटाने के लिए वोट दिया। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी, समाजवादियों को भी साथ लिया होता या अन्य दलों को साथ जोड़ा होता तो परिणाम मध्य प्रदेश का भी परिवर्तन का होता। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी उसकी समीक्षा की है चुनाव की, उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती थी और कुछ योजनाओं को लाभ पहुंचा, इसलिए सरकारें बनी। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव होगा तो जनता एक बार फिर परिवर्तन के लिए वोट देगी। आज हम और आप वहां बैठे हैं। तो वहीं 2024 में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी देश में 330 से भी ज्यादा और उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, यह कहना है सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल राजभर निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहराइच पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को उनके कार्यकाल में किए कामों की याद दिलाई। 330 प्लस सीट जीत करके उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट और देश में 330 प्लस जीत करके
माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम होने जा रहा है। किसी के पास आज के तारीख में वो कुवत नहीं है कि हम यूपी में हैं, यूपी की एक सीट बता दे कोई कि हम जीत जाएंगे। ये विपक्ष के लोग सिर्फ गुमराह करने की बात कर रहे हैं और अलग अलग लड़ना है। केसीआर जी आवे, चाहे ममता जी आवे, चाहे लालू जी आवे, यूपी में क्या कर सकते हैं? कितना वोट अखिलेश जी को दिला सकते हैं? अखिलेश जी पिछड़ों का हक लूटे, 5 साल खुद मुख्यमंत्री रह करके। नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद की वटमला, निषाद चौहान, राजभर, आरक, अर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, इसको तो इन्होंने धोखा दिया ही। मुसलमानों को धोखा दिया, सिर्फ नफरत दिया। उनके साथ है कौन? तो वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर मुस्लिम पक्ष को आज बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडी उस पे आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। तो वहीं कथावाचक देवकीनंदन महाराज का भी बयान इस मामले को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सनातनियों की जीत है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सर्वे होने पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर हिंदू पक्षकार लगातार ये चाह रहा था कि सर्वे होने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलाहाबाद खंडपीठ ने सर्वे के लेकर अनुमति दिया, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहा कि अभी मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद है, सुप्रीम कोर्ट भी स्टे न देकर यह साबित किया कि हम जो संविधान को मानते हैं उस पर आस्था और विश्वास टिका हुआ है और संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और संविधान ने पुनः एक डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि स्टे नहीं होगा, सर्वे होगा। इसके नाते बड़े गर्व की बात है। अब आस्था और विश्वास और बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया क्योंकि जिस प्रकार से मुकदमा हम लोग लड़ रहे थे और यह मांग कर रहे थे कि यहां जो शाही ईदगाह है वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, यह मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। मंदिर भी कहीं और बना सकते हैं हम और मस्जिद भी कहीं और बनाया जा सकता है, लेकिन जन्मभूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके तहत आज सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति दिया कि सर्वे होना चाहिए, स्टे नहीं होगा। इसके नाते सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद और सनातनियों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, स्टे नहीं, सर्वे होगा। एक लंबे अरसे का इंतजार खत्म हो चुका है। धर्मनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां भी बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। अयोध्या में पिछले 435 दिनों से निरंतर महायज्ञ भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम की तैयारियां पिछले काफी समय से चल रही हैं। इस खास दिन का हर राम भक्त को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में कार्यक्रम में कोई कमी न रहे, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या में पिछले 435 दिनों से निरंतर महायज्ञ हो रहा है, जिससे राम मंदिर के निर्माण में किसी तरह का कोई विघ्न न आए। महाराष्ट्र के 36 जगह से बुलाए गए ब्राह्मणों द्वारा ये भव्य महायज्ञ करवाया जा रहा है।
महाराष्ट्र के श्री सद्गुरु ग्रुप के संस्थापक यशवंत रघुनाथ कुलकर्णी ने इस संबंध में जानकारी दी है। यज्ञ 4 नवंबर 2022 से चालू हो गया है, देवोत्थान एकादशी से चालू हो गया है और ये प्रभु राम जी का जो मंदिर पुनर्निर्माण हो रहा है वो निर्विघ्न रूप में निर्माण हो, इसके लिए ये यज्ञ चल रहा है। अखंडित रूप में 14 महीना आज कंप्लीट हो रहे हैं और महाराष्ट्र के हर जिले से 5 पंडित आते हैं, उसमें 2 वैदिक रहते हैं, 3 याज्ञिक रहते हैं और ये यहाँ अनुष्ठान करते हैं। चारों वेदों का अनुष्ठान निरंतर चालू है और ये प्रभु राम जी का नियोजित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने तक यानी जनवरी एंड तक ये अनुष्ठान चलते रहेगा। किस तरह से इसकी प्रेरणा मिली, क्या कुछ मन में विचार आया, क्या लगा, कब से ये फिर किस तरह से इस यज्ञ की शुरुआत? हमारी संस्था पंडितों के उत्थान के लिए काम करती है और हमारे पंडितों के मन में, हमारे मन में जब 5 अगस्त 2020 को प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा अपने पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों हुआ, तो उस दिन हमारे मन में एक प्रेरणा आई कि हम भी महाराष्ट्र से आके अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर के लिए कुछ न कुछ करें। दान दक्षिणा तो हर व्यक्ति भारत निवासी दे रहा है, लेकिन यज्ञ और ये अनुष्ठान हम महाराष्ट्र से करें। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या ने हमें अधिकृत अनुमति दी है। ये वास्तु भी उनकी ही है और यह निरंतर अनुष्ठान चल रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, वहीं प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी जोरों पर है। कार्यक्रम के लिए तमाम साधु संत समेत देश की दिग्गज हस्तियों को न्योता भेज दिया गया है। अब बस इंतजार है उस घड़ी का जब रामलला अपने मंदिर में स्थापित होंगे। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस की मेहनत रंग ला रही है। डीजीपी विजय कुमार के आदेश पर अभियान चलाया गया, जिसके तहत गौवध और गौ तस्करी में काफी हद तक कमी आई है। साथ ही इसे 100% तक रोकने के लक्ष्य पर भी काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के निर्देशन में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति और अपराध की रोकथाम और अपराध होने पर उसके शीघ्र अनावरण एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा समय समय पर विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। गोवध और गो तस्करी के अपराधों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। गोवध और गो तस्करी के अपराधों में प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष 2017 से अब तक पंजीकृत अभियोगों में संलिप्त अपराधियों का सत्यापन कराकर सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु दिनांक 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 15 दिवसीय अभियान चलाया गया, जिसकी सफलता को देखते हुए पुनः दिनांक 18 नवंबर से 28 नवंबर तक 10 दिवसीय अभियान चलाकर उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप अपराधों में कमी आई है। गोवध में माह नवंबर 23 में नवंबर 22 की तुलना में 27% की कमी आई है। गोवध में माह नवंबर में सितंबर 23 की तुलना में 38% की कमी आई है। गोवध में माह नवंबर 23 में अगस्त 2023 की तुलना में 40% की कमी आई है। गो तस्करी में नवंबर 23 में नवंबर 22 की तुलना में 10% की कमी आई है। गो तस्करी में नवंबर 23 में सितंबर 23 की तुलना में 42% की कमी आई है। गो तस्करी में माह नवंबर 2023 में अगस्त 2023 की तुलना में 30% की कमी आई है।